नमस्कार बच्चों, मैं रेणु कुमारी और आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग कक्षा 12वीं का जो निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति जो इनका एक शोक गीत है, इसका सप्रश्न व्याख्या करना मैं बताऊंगी। तो चलिए देर किए बिना हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे आज कवि निराला का जो सरोज स्मृति है, पहले हम लोग शीर्षक जानते हैं कि सरोज स्मृति जो है इसमें कवि क्या कहे हैं। सरोज इनकी बेटी का नाम है, जिनका देहांत शादी के 1 वर्ष के अंदर ही हो जाता है। और इस पाठ्यक्रम में इन्होंने सरोज के विवाह स्थान से लेकर के इनके निधन तक का वर्णन इन्होंने अपने इस कविता में किया है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि कवि निराला जो है, जो सरोज स्मृति इन्होंने लिखा है, ये हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है। जब इनकी बेटी का निधन हो जाता है, सरोज का निधन हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है, समय से पहले ही निधन हो जाता है, शादी के 1 वर्ष के अंदर ही, तो बहुत ही कवि टूट जाते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत सदमा होता है। क्योंकि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कवि निराला के जीवन में एक के बाद एक सगे संबंधियों का निधन होता गया, लेकिन ये इतना नहीं टूटे थे जितना अपनी बेटी की मौत से वो टूट जाते हैं। तो इन्होंने अपनी बेटी का तर्पण अपने अच्छे कर्मों से करते हैं। कहते हैं कि मैंने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो सारे अच्छे कर्मों से मैं तुम्हारा तर्पण करता हूँ, मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। तो आज हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कवि निराला सरोज के विवाह से लेकर के उनकी मौत तक का वर्णन पढ़ेंगे कि विवाह किस प्रकार से होता है, और उनका जब जन्म हुआ था तो फिर वो कहाँ चली गई थी, उनका पालन पोषण किसने किया, उनको प्यार किसने दिया, विवाह किस प्रकार से नए तरीके से हुआ, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि अंत तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे और इस पाठ का आप आनंद उठाएंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मन, होठों में बिजली फंसी स्पन, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशुद्ध श्रृंगार मुखर। यहाँ पर आमूल का अर्थ होगा एक प्रकार का, मतलब एक अलग ही प्रकार का, ठीक है, और नवल का अर्थ होगा नया। तो कवि कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का विवाह एक नए तरीके से किया हूँ, या एक नए तरीके से होते हुए देखा है। अक्सर विवाह में क्या होता है कि बहुत सारे आमंत्रण बांटते हैं, हम लोग कार्ड बांटते हैं, गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, पंडित जी आते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर बाजे ढोल नगाड़े बजते हैं, उसके बाद विवाह के गीत गाए जाते हैं, रात दिन जगा जाता है। ये आम बात है, ये विवाह में ऐसा होता है। लेकिन ये सारा कुछ कवि के बेटी के विवाह में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। एक नए ही प्रकार से इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। इसलिए पहला ही लाइन में ये बता देते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी या तुम्हारा विवाह एक नए तरीके से होते हुए देखा है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। तो जो कलश हम लोग बनाते हैं पूजा पाठ में या शादी विवाह में, उसमें कलश का जो जल रहता है, उसमें हम लोग गंगा जल जो पवित्र होता है उसको डालते हैं, उससे अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। ये पूजा से पहले सबसे शुरू में ही पंडित जी करवाते हैं। तो जब सरोज बैठी हुई थी विवाह के मंडप पर, तो वहाँ पर जब वो विवाह के मंडप में बैठी हुई है, तो उस पर जब शुभ कलश का जल का छिड़काव होता है, तो वो अपने पिता को देख करके एकदम धीमी हंसी हंसती है। मतलब सिर्फ होठ हिलता है उसके हंसने में, देखती मुझे तू हंसी मत। यानी कि जब तुम्हारे ऊपर शुभ कलश का जल का छिड़काव होता है, तो तू मुझे देख करके एकदम होठ हिलाकर, यानी धीमी चवन्नी मुस्कान, जिसको हम लोग अपने ठेठ में करते हैं, वैसा मुस्कती हो। किसको देखकर? अपने पिता को देखकर। होठों में बिजली फंसी स्पंद, होठों में फंसी बिजली स्पंद, यानी कि तुम्हारे होठों तक हंसी आ करके रुक गई, फंस गई।
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम ठहाका लगाते हैं, ठहाका लगाकर हंसते हैं तो मुंह खोल के हंसते हैं तो हंसी बाहर तक आती है, लेकिन जब होठ को हम दबा करके हंसते हैं तो हंसी जो है वो हंसी हमारे होठों में आकर के फंस जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर जब सरोज विवाह के लिए बैठी हुई है तो कलश का शुभ जल उस पर छिड़कता है तो वो अपने पिता को देख करके एकदम धीमी हंसती है और उनकी हंसी जो है वो होठों तक आकर के फंस जाती है। उर्मे भर छूली सभी सुंदर, और मतलब हृदय, उनके हृदय में यानी कि सरोज के हृदय में किनकी छवि झूल रही है? उनके होने वाले पति की, यानी कि जो उनके होने वाले पति हैं, उनके प्रेमी हैं, उनके प्रियतम हैं, उनकी छवि जो है, उनकी प्रतिमूर्ति जो है उनके हृदय में झूल रही है, यानी कि अपने होने वाले पति को एहसास कर रही है, उसको महसूस कर रही है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, यानी कि अपने, क्योंकि जो भी दुल्हन होती है, वधू होती है, वो अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती हैं। तो यहाँ पर अपने जो होने वाले पति है उसका जो छवि उसके हृदय में झूल रहा है, उसकी प्रतिमूर्ति उसको एहसास कर रही है। तो यहाँ पर कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके शादी के मंडप में नहीं बैठी है। तो यहाँ पर उनका जो होने वाले पति हैं, उनका जो सौंदर्य है वो उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है, यानी कि वो बहुत खुश है अपने शादी को लेकर के, अपने विवाह को लेकर के, अपने पति को लेकर के, वो साफ उनके चेहरे पर झलक रहा है। क्यों झलक रहा है? क्यों बोल नहीं रही है, अशब्द यानी कि मौन है, फिर भी उनके चेहरे पर साफ तरह से झलक रहा है। तो खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब बंद अंग, यानी कि तू धीरे धीरे बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई। तो यहाँ पर जब विवाह के मंडप पर तू बैठी हुई है और जो तू गहरी सांस ले रही है, उस गहरी सांस में विश्वास झलक रहा है। किसका विश्वास? तुम्हारे होने वाले पति के ऊपर का विश्वास, यानी कि तो जो तुम्हारे पति के साथ, यानी कि वर वधू जो नए एक विवाह जोड़ा है, ये एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। तो भविष्य की जो उम्मीदें हैं अपने पति के ऊपर, वो सारा विश्वास गहरी सांसों में साफ साफ झलक रहा है। साथ ही साथ हर एक शरीर के हर एक अंग से ये झलक रहा है ना, शरीर के हर एक एक अंग से अपने होने वाले पति पर विश्वास झलक रहा है। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर। तो नत मतलब झुका हुआ। तो जब विवाह के मंडप पर तू बैठी हुई है तो अपनी पलकी क्या की है? नीचे झुकी हुई है, लेकिन उनका जो आलोक है, सौंदर्य रूपी जो प्रकाश है, वो प्रकाश, सौंदर्य रूपी प्रकाश साफ रूप से झलक रहा है। कापा अधरों पर थर थर थर, जब पलके झुका करके उनका जो प्रकाश है, सौंदर्य जो उतरता है, तो यहाँ पर उनके जो होठ है, अधर मतलब होते हैं होठ, उनके होठ जो है काँप रहे हैं। कहने का यहाँ पर ये है कि उनकी माता का तो देहांत पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर विवाह पर केवल पिता है। तो ये बहुत कुछ अपने पिता से कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाती है, इसलिए उनका जो शब्द है कहने चाह रहे, वो सारे शब्द होठों पर आकर के रह गए। मतलब होठ काँप रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। देखा मैंने वह मूर्ति थी, विवाह के मंडप पर जब तू बैठी हुई थी। कवि कहते हैं कि मेरी पुत्री सरोज जब विवाह के मंडप पर बैठी हुई थी तो वो एक मूर्ति के समान लग रही थी। और कौन सी मूर्ति? अपनी माँ की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही थी। यानी कि जब सरोज विवाह के मंडप पर बैठी थी तो वो हूबहू अपनी माँ की ही छाया लग रही थी, अपनी माँ की ही प्रतिमूर्ति लग रही थी। मेरे वसंत की प्रथम गीति, यहाँ वसंत से तात्पर्य ये है कि उनके प्रेम का, तो एक कवि निराला और मनोहरा देवी जो उनकी पत्नी थी, उनकी उन दोनों की प्रेम की तू क्या है? प्रथम गीत है, यानी कि निशानी है। तो इस तरह से अपनी बेटी को देख करके कवि को अपनी दिवंगता पत्नी की याद आ जाती है, जो मरी हुई पत्नी है उसकी याद आ जाती है, क्योंकि उनकी बेटी सरोज हूबहू अपनी माँ की छवि लग रही थी। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते भी हैं कि तू मेरे वसंत की प्रथम गीत है, यानी कि तू हमारे प्यार की पहली गीत है, पहली राग है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि अपनी बेटी के सौंदर्य का, और कौन से सौंदर्य का, किस समय का, विवाह के मंडप पर बैठी हुई है तो वहाँ पर विवाह के मंडप का वातावरण का वर्णन है और अपनी बेटी के सौंदर्य का वर्णन इन्होंने इन पंक्तियों में किया है। आगे हम लोग देखते हैं इनका, इसमें कौन कौन से अलंकार है ये
मूर्तिधीति। मूर्तिधीति में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। मूर्तिधीति में अनुप्रास अलंकार है। थर 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 जो है इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आप विशेष में भी आप लिख सकते हैं। भाषा जो है खड़ी बोली है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम शोकगीत है। कवि निराला अपनी बेटी को याद करते हुए बहुत ही भावुक के साथ, वेदना के साथ इस कविता की रचना किए हैं। अगले वीडियो में मैं इससे आगे जो कविता है उसका सप्रश्न व्याख्या करना मैं बताऊंगी। धन्यवाद।